स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो बहुत शानदार है। थोड़ा आज है MSN 2 के ऊपर और बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है ग्लूकोमा, दूसरा प्रश्न है यौन संचारित रोग और किसी एक रोग पर चर्चा, समझ गए, यानी गोनेरिया पर चर्चा किए हैं और उसका लिस्ट बनाया है यौन संचारित रोग का, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है 10 नंबर में। दूसरा जो प्रश्न लेकर आए हैं बहुत शानदार प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने में ओटाइटिस मीडिया, मध्यकर्ण का संक्रमण, समझ गए ना। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है देख लीजिए। जैसे ग्लूकोमा विकारों का एक समूह है जिसमें आंख में भरे तरल के कारण उत्पन्न इंट्राओकुलर प्रेशर सामान्य से इतना बढ़ जाता है कि ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाती है, इससे अंधापन हो जाता है। देखिए ग्लूकोमा जो होता है ना, यह एक जो है समस्याओं का समूह होता है जिसमें आँख में जो तरल होता है ना, आप लोग जानते हैं कि आँख में बिना तरल के कुछ होता नहीं है। आँख में तरल है तभी ना आँख से जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ें निकलता है। तो उस आँख में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, तो इस तरल पदार्थ के भरे होने के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वह सामान्य से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है IOP। इसलिए जो है आँख के चारों ओर जो है इसका प्रेशर लगने लगता है और जो ऑप्टिक नर्व होता है वह नष्ट हो सकता है और इसे ही अंधापन कहते हैं। तो ग्लूकोमा के बारे में समझ गए कि आँख में जो तरल पदार्थ है वो तरल पदार्थ के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है और ऑप्टिक नर्व नष्ट हो सकता है, जिससे व्यक्ति को अंधापन हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोमा समझ गए। चलिए अब ग्लूकोमा का कारण देखिए कि ग्लूकोमा का कारण क्या होता है। तो देखिए एक्वस ह्यूमर का सामान्य से अधिक निर्माण, अगर आँख में एक्वस ह्यूमर जो द्रव है इसका सामान्य से अधिक निर्माण होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आँख पर, ठीक है ना। एक्वस एवं विट्रस ह्यूमर के मध्य संचार असंतुलन, मतलब जो एक्वस है और जो विट्रियस है, इस विट्रियस और एक्वस के मध्य जो है वह संचार जो है, जो फ्लो है वह फ्लो जो है वह असंतुलन हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्वस एवं विट्रियस ह्यूमर के मध्य जो प्रचार है वह असंतुलन हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, समझ गए। और पहला है एक्वस ह्यूमर का सामान्य से अधिक निर्माण। ओके, चलिए उसके बाद देखिए आँख में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने से चीज़ हो सकता है, जैसे रेटाइनिटिस, समझ गए ना, रेटाइनिटिस, समझ गए ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। रेटाइनिटिस जो होता है यह आँखों का एक संक्रमण है, ठीक है। आँख में चोट लगना, आई ट्रॉमा, आँख में अगर चोट लगेगा तो भी ग्लूकोमा हो सकता है, मतलब आँख अंधापन हो सकता है। जन्मजात विकृतिता होना, जैसे ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट, मतलब ऑटोसोमल जन्मजात विकृति होने के कारण हो सकता है। तो आप लोग देख लिए कि आँखों में चोट लगना, आँखों में संक्रमण या एक्वस ह्यूमर का अधिक निर्माण होना या एक्वस और विट्रस के बीच जो संचार है उसमें असंतुलन होना, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका जो है कारण बनता है ग्लूकोमा का या अंधापन का, ठीक है। चलिए लक्षण क्या होता है, किसी को अगर ग्लूकोमा होता है तो क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। पहला है आंखों में दर्द होगा, बिल्कुल सही है, दबाव पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। परिधीय दृष्टि का कम होगा, क्योंकि आंख अंधापन होगा तो उसका जो परिधीय है, पेरिफेरल है, उसका जो है कम हो जाएगा, मतलब दृष्टि कम हो जाएगा। प्रकाश के चारों ओर घेरा बनेगा, मतलब जो प्रकाश है वो जो है प्रकाश का जो क्षेत्र है आँख का उसके चारों ओर घेरा बनने लगेगा, ठीक है ना। दृष्टि कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति का, जी घबराना और उल्टी होगा। आपको जब आंख में दिक्कत होगा तो जी घबराना और उल्टी होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद और देखिएगा क्या लक्षण दिखाई देता है। पुतली विस्तारण, प्रकाश में अविचलित रहना, मतलब आप जैसे ही प्रकाश में जाएंगे तो प्रकाश में जो है मन विचलित होने लगेगा, प्रकाश से जो है समस्या होने लगेगा और पुतली जो है पपली डिलेशन होने लगेगा, पुतली में विस्तार होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लक्षण दिखाई देता है जब भी आँख में आपका ग्लूकोमा होता है। तो आँख में दर्द और आँख का जो प्रकाशीय दृष्टि है उसको कम होने लगता है, प्रकाश के चारों ओर घेरा बनने लगता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाता है, जी घबराना, उल्टी होने लगता है, पुतली विस्तारित हो जाता है, डिलेशन हो जाता है पपिल, और प्रकाश में अविचलित होने लगता है, ठीक है ना, विचलित रहना। उसके बाद है प्रकाश से समस्या होना, फोटोफोबिया होना, समझ गए। तो ये सब जो है इसका लक्षण होता है। ओके, चलिए इसका निदान क्या होता है देख लीजिए। निदान में हिस्ट्री कलेक्शन, किसी भी पेशेंट के निदान में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो इसका नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद है एक अलग टेस्ट है साइट लैंप एग्जामिनेशन। ग्लूकोमा के लिए साइट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है।
ठीक है ना। उसके बाद है गोनियोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना। ग्लूकोमा से जी से ग्लूकोमा और जी से गोनियोस्कोपी, याद रखिएगा। पेरीमेट्री किया जाता है, परिधि को मापने के लिए, आँखों के परिधि को मापने के लिए पेरीमेट्री किया जाता है, समझ गए ना। अगर परिधीय विस्तार दृष्टि में अगर कम होने लगता है तो ये पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर ग्लूकोमा हो रहा है, ग्लूकोमा छा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप लोग इसको याद करके रखिएगा। ओके, चलिए। तो आपको निदान याद होना चाहिए कि ग्लूकोमा में कौन कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और ब्लड एग्जामिनेशन जो है ये तो नॉर्मल है, सभी में लिख सकते हैं। दूसरा इसका है वो है जेनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी, ठीक है। एक है साइट लैम्प एग्जामिनेशन और एक पेरीमेट्री, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा ग्लूकोमा वाले पेशेंट के लिए, साइट लैम्प, गोनोस्कोपी और पेरीमेट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पेरीमेट्री के बाद और सारा टेस्ट है। एक है फंडस फोटोग्राफी और एक है टोनोमेट्री, ठीक है ना। पेरीमेट्री, टोनोमेट्री और फंडस फोटोग्राफी, ठीक है ना, और गोनोग्राफी, ठीक है ना, गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, फंडस फोटोग्राफी और टोनोमेट्री। ओके, चलिए इसका प्रबंध देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर प्रबंध में दवाई के द्वारा होगा, चूँकि संक्रमण है, दर्द है, ठीक है ना, तो ये सब के लिए तो दवाई दिया ही जाएगा, तो दवाई चिकित्सीय प्रबंध भी हो जाएगा। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा, तो उसको जो है फिर सर्जरी किया जाएगा। अगर इसमें सर्जरी होगा तो सर्जिकल प्रबंध भी होगा। और लास्ट वाला नर्सिंग प्रबंध तो सब में होता है, सभी बीमारी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके प्रबंध को देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्लूकोमा का प्रबंध इसके प्रकार पर निर्भर करता है एवं यह निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए प्रबंध। पहला है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार कुछ दवाइयों द्वारा किया जाता है, जैसे टिमोलॉल, बेटाजोलोल, प्रीमोडाइनिन और डर्जोलामाइड, ठीक है ना। ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जिसको अगर क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा हुआ रहता है तो उसको जो है ड्रग थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है, जैसे टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल, प्रीमोनाइडिन, ठीक है ना, और डोजोलामाइड। ये याद रखिएगा, टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल और प्रीमोमाइडिन और डोजोलामाइड ये ड्रग थेरेपी है जो कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए इलाज में आता है। तो दवाई के द्वारा हो गया प्रबंध। नेक्स्ट प्रबंध है ट्राइडेक्टोमी है। अब जिसको ड्रग से लाभ नहीं मिलता है, जिस मरीज को, उन्हीं का आइरिस कुछ भाग सर्जरी द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। इससे यूक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो समान हो जाता है, ठीक है। ट्राइडेक्टोमी का मतलब होता है कि अगर जिसको ड्रग थेरेपी दिया जाता है उसको अगर ड्रग थेरेपी से सही नहीं होता है तो उसके बाद जो है उस पेशेंट का आइरिस का कुछ भाग जो है सर्जरी के द्वारा काट कर हटा दिया जाता है, जिसे ट्राइडेक्टोमी कहते हैं। जिससे होता यह है कि जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लो में इनबैलेंस हो गया था, असंतुलन हो गया था, उसके फ्लो में जो है अब समान हो जाएगा, समझ गए, जिसके कारण आँखों पर प्रेशर नहीं लगेगा और व्यक्ति को ग्लूकोमा या अंधापन नहीं होगा, समझ गए। चलिए ट्राइडेक्टोमी याद रखिएगा, इसका सर्जरी है। तीसरा इसका प्रबंध है अदर सर्जरी। अदर सर्जरी में कौन सा हो सकता है? रोगियों में आवश्यकता अनुसार शल्य चिकित्सा की जाती है, जैसे आर्गन लेजर ट्रिबोक्लोप्लास्टी, ट्रिबिक्लोटोमी, ठीक है ना। क्या होता है? आर्गन लेजर ट्रिबिक्लोप्लास्टी होता है या फिर ट्रेबिक्लोटोमी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि अदर सर्जरी में आर्गन लेजर ट्रिबिक्लोप्लास्टी होता है या फिर ट्रेबिक्लोटोमी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है, ट्रेबिक्लोप्लास्टी या ट्रेबिक्लोटोमी, समझ गए ना, अदर सर्जरी है, समझ गए। चौथा देखिएगा, यहाँ पे रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक एवं आईवी मैनिटोल दिया जाता है, ठीक है ना। आईवी मार्ग से मैनिटोल दिया जाता है जो प्रेशर को कम करता है, ठीक है। साथ में एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए दिया जाता है, ठीक है। तीव्र दर्द होने पर नार्कोटिक एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे मेप्रेडिन और मॉर्फिन, ये सब जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, समझ गए ना। तो ये सब दिया जाता है। ये हो गया आपका समान प्रबंध, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध लिखना पड़ेगा, तो नर्सिंग प्रबंध जो है आपको खुद से लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। नर्सिंग प्रबंध सर्जरी से पहले आप आँख वाले पेशेंट में आँख को सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से पहले क्या क्या करेंगे और सर्जरी के बाद क्या क्या करेंगे उस पेशेंट को, सब पहले और बाद दोनों में 10-10, 15-15 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो जो है आपका इस सर्जरी के देखभाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन जनित रोग क्या है? यौन जनित रोगों की सूची बनाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यौन जनित रोगों का सूची बनाइए और कोई भी एक यौन जनित रोगों को विस्तार से वर्णन करें, 10 नंबर या 15 नंबर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए यौन संचालित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, STD होता क्या है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग यौन रोग कहलाता है। इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs अथवा वेनरल डिजीज VD भी कहा जाता है, समझ गए।
देखिए, यौन जनित रोग, जनित मतलब से संबंधित, यानी यौन क्रिया के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है और एक से दूसरे में यह रोग प्रसारित हो जाता है यौन क्रिया के द्वारा, यौन संपर्क के द्वारा, तो वही जो रोग होता है वह यौन रोग कहलाता है। समझ गए? चलिए, यह यौन से जो है एक से दूसरे में यौन क्रिया के संपर्क में आने के बाद होता है। ठीक है, इससे जो है हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, STIs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs भी कहते हैं, और वेनरल डिजीज VD भी कहते हैं। वेनरल डिजीज यौन रोग। समझ गए? चलिए, इसका कुछ जो है कुछ महत्वपूर्ण जो यौन जनित रोग है आपको इसको याद में रखना है। ठीक है, देखिए, पहला है चेनक्रोइड है, चेनक्रोइड, समझ गए। दूसरा है सिफिलिस है, तीसरा गोनेरिया है, उसके बाद है LGV है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम, समझ गए ना, LGV, ग्रेनुलोमा इंगुइनल या डोनोवेनोसिस, समझ गए। ये आपका सेक्सुअल डिजीज है। नेक्स्ट आता है HIV एड्स है, ठीक है, स्केबीज है, समझ गए ना, हेपेटाइटिस है, वैजिनोसिस है, क्लेमेडिया है, हर्पिस है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, PID, और वैजिनल ईस्ट है। समझ गए? ये सब याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले देखिए, एक चीज़ें आपको तो इतना याद ही रहेगा, जैसे हेपेटाइटिस याद ही रहेगा, SKB याद ही रहेगा, ठीक है ना, तो ये दो ही HIV एड्स याद ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इधर गोनेरिया, सिफिलिस, चेनक्रोइड, 5-6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि LGV कहा जाए तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, ठीक है ना। LGV, इसी को डोनोवेनोसिस होता है, ग्रेनुलोमा इंगुलर डोनोवेनोसिस, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए जो याद होने वाला नहीं है वो है आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, समझ गए ना, ये भी एक रोग है। वैजिनल ईस्ट तो याद ही हो जाएगा, क्लेमेडिया और वैगिनोसिस, समझ गए। इतना आपको याद रखना। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, एक आपका हो गया, एक हो गया आपका HIV एड्स, एक आपका हो गया हर्पिस, ठीक है ना, हर्पिस हो गया। उसके बाद हो गया आपका क्या चीज़ है, हर्पिस के बाद PID हो गया, समझ गए। उसके बाद जो है आपका हो गया क्या चीज़, गोनेरिया, ठीक है ना, गोनोरिया, ठीक है ना, गोनेरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है ना, सिफिलिस हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीक़ा से आप लोग याद करेंगे, 7, 8, 9 जितना याद हो जाए लिख दीजिएगा, सूची बना दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कहेगा किसी एक रोग पर चर्चा करें, किसी एक यौन संचारित रोग पर चर्चा करें, या फिर आपसे डायरेक्टली कह देगा कि गोनेरिया के बारे में विस्तृत से चर्चा करें, जिसमें उसका रोग निदान, प्रसार, लक्षण, निदान सब चीज़ हो। या फिर क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत बार पूछा गया है एड्स के बारे में, ठीक है ना, एड्स के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ देगा। या फिर आपसे यौन संचारित रोग पूछेगा, किसी एक पर चर्चा करने के लिए पूछेगा, तो गोनेरिया पढ़ा रहा हूँ, एड्स भी आगे पढ़ा दूंगा, तो अगर आपको जो आसान लगेगा उस पर चर्चा कर दीजिए। समझ गए? चलिए, देखिए, गोनेरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, देख लीजिए। गोनेरिया जो होता है यह एक यौन संक्रामक रोग है, पता है आपको, जिसमें जेनिटरी ट्रैक्ट में जो आपका जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें निस्रियाई गोनेराई जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। देखिए, गोनेरिया रोग जो होता है यह जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट को क्या करता है, संक्रमित करता है। जो यौन रोग होता है जो किसके कारण होता है, निस्रियाई गोनेराई जीवाणु द्वारा संक्रमण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, निस्रिया गोनेराई और जेनिटरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो है कौन है, इसी में संक्रमण होता है निस्रियाई गोनेराई जीवाणु के द्वारा। समझ गए ना, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है याद करना। ओके, चलिए, देखिए, जो गोनेरिया होता है ना, चूँकि यह यौन संक्रामक रोग है, तो यह क्या करता है कि इस गोनेरिया जो होता है निस्रियाई गोनेराई के कारण होता है। समझ गए ना, निस्रियाई गोनेरियाई के कारण होता है। यह एक जीवाणु होता है, समझ गए ना, जो सेक्सुअल रिलेशन में जो है एक दूसरे को फैलता है, ठीक है, असुरक्षित तरीके से अगर सेक्सुअल रिलेशन होगा तो। दूसरी चीज़ें, यह जब फैलता है तो मुख्य रूप से यह जननांगों को प्रभावित करता है। समझ गया ना, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट को, मतलब जो भी जननांग है उसको जो है इसको प्रभावित करता है। साथ ही यह मूत्र नली को भी प्रभावित करता है, मूत्रीय प्रणाली को प्रभावित करता है। समझ गए ना, और साथ में यह गला को भी प्रभावित करता है, जिसको गोनेरिया होता है। तो समझ गए? चलिए, ये हो गया गोनेरिया का जो प्रसार होता है। देख लीजिए, गोनेरिया रोग निस्रियाई गोनेरियाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो अभी पता है, अभी देखे हैं। यह रोग मुख्यतः संक्रमित रोगी के साथ यौन संबंध बनाने पर होता है। अगर इसका प्रसार कब होता है, कैसे फैलता है, तो अगर कोई गोनेरियाई से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल संबंध बनाए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी में भी हो सकता है, अगर उसमें जो है ये चीज़ें है और उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो यह जो है फिर फैल जाता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में।
परंतु जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो सकता है। मतलब ये जो गोनोकोकल है, गोनेरियाई निस्रियाई के कारण जो होने वाला जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम है, यह बच्चे के समय भी होने लगता है, जिससे बच्चे के आँख लाल सूझना और आँख से स्राव निकलने लगता है। समझ गए ना। तो ये जो है आपका ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है बच्चे में। समझ गए। अगर बड़े में होता है तो वह यौन क्रिया के कारण होता है। बच्चे में, शिशु में होता है तो उस शिशु में जब जन्म लेता रहेगा उस समय नहीं देख रेख होने के कारण यह जो है वैजिनल मार्ग से जो है फैल जाता है आंखों में इन्फेक्शन। समझ गए। चलिए, समझ गए। यह रोग जो है मुख्यतः 19 से 25 वर्ष की आयु में होता है। समझ गए ना। चलिए, इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाला कारक कौन कौन सा है, मतलब इसके फैलने के चांसेज कब बढ़ जाता है, तो जब असुरक्षित तरीके से अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा, एक से अधिक यौन संबंधी, मतलब एक से अधिक के साथ यौन बनाना, ठीक है ना, यौन संबंध बनाना, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ये जो है इसका मुख्य कारण है जो कि इसको बढ़ाता है गोनेरिया को। ठीक है ना। चलिए, इसका उद्भावन काल कितना होता है, मतलब लक्षण दिखने का इसका जो काल होता है कितना होता है, तो इसका जो लक्षण दिखने का काल होता है यह आप सभी के बीच में है, तो मैं यहाँ पे बताने का कोशिश। इसका जो उद्भावन अवधि होता है, इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है वह 3 से 6 दिन होता है। ठीक है, इसको 3 से 6 दिन याद रखिएगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि गोनेरिया का उद्भावन अवधि कितना होता है, तो 3 से 6 दिन। समझ गए ना। 3 से 6 दिन में ये अपना जो है लक्षण दिखा देता है। समझ गए। चलिए, लक्षण क्या होता है गोनेरिया अगर किसी को होगा तो लक्षण क्या होगा, तो चूंकि यह जननांगों को लेकर और मूत्रीय प्रणाली को भी प्रभावित करता है और गर्दन को भी प्रभावित करता है, गला को भी। समझ गए ना। तो देखिए, पेशाब करते समय दर्द होगा, मतलब डिफिकल्ट इन यूरिन, डायसूरिया, मूत्र मार्ग से मवाद जैसा स्राव आना। चूँकि यह मूत्र मार्ग और मूत्रीय प्रणाली का रोग है तो मूत्र मार्ग में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो मूत्र मार्ग से मवाद जैसा जो है स्राव निकलेगा। पेशाब करते समय दर्द होगा। ठीक है। जननांगों पर ललीमा एवं सूजन होगा। ठीक है। उसके बाद है बार बार पेशाब जाने का इच्छा होगा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन, मतलब मूत्र अधिक होगा। जननांगों पर खुजली होगा, इचिंग होगा। ठीक है। पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द होगा। ठीक है ना। बुखार भी हो सकता है, हाथ पैर पर चकत्ते बन सकता है, पैपिलरी स्किन लेसन। ठीक है। उसके बाद आपका जोड़ों में दर्द हो सकता है, अर्थलेजिया और उल्टी होना, वोमिटिंग भी हो सकता है। समझ गए। तो ये सब जो है इसका होता है क्या चीज़, लक्षण गोनेरिया वाले पेशेंट में। चूँकि गोनेरिया वाले पेशेंट का जेनिटरी ट्रैक्ट को जो है इन्फेक्ट करता है, मतलब जननांगों को, जो जननांग में जो ऑर्गेन आता है, जैसे मूत्र मार्ग, ठीक है ना, महिला में योनि, पुरुष में पेनिस। समझ गए ना। उसी प्रकार से जो है ये सब में जो है जननांग पर घाव होना, जननांग पर चकत्ता होना, ललीमा होना, बार बार पेशाब जाना, दर्द होना, पेशाब त्याग में मवाद जैसा उसमें से सिक्रेशन होगा। ठीक है ना। खुजली होगा, बुखार आएगा, दर्द होगा। ठीक है ना। गले में भी जो है संक्रमण हो सकता है, पेल्विक क्षेत्र में दर्द होगा, हाथ पैर पर चकत्ते होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा, उल्टी होगा। तो ये सब जो है लक्षण गोनेरिया वाले पेशेंट का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे डायग्नोसिस, निदान देखिए आप लोग। यहाँ पे निदान में इसका क्या क्या टेस्ट होता है, शारीरिक परीक्षण होता है और लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है, जो भी लक्षण दिखता है। जैसे स्वेब कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड एग्जामिनेशन होता है, मूत्र की यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, सीरम इम्यूनो एस्से जांच किया जाता है और VDRL जांच किया जाता है। समझ गए। तो इतना जांचें याद रखिएगा गोनेरिया वाले पेशेंट का, कि लक्षणों की उपस्थिति का जाँच, शारीरिक एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन, इतिवृत्ति लेना, साथ में स्वेब कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। चूँकि मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम करता है, यूरिन में प्रॉब्लम करता है, मवाद निकलता है, तो यूरिन टेस्ट होगा ही होगा। सीरम का टेस्ट होता है कि बॉडी में जो इम्यूनी सिस्टम है कितना बना हुआ है, तो सीरम इम्यूनो एस्से का अध्ययन किया जाता है और फिर लास्ट में VDRL जांच किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब इसका जटिलता क्या होता है, जटिलता देख लीजिए। द्वितीय संक्रमण, मतलब दूसरा कोई संक्रमण हो सकता है, जैसे फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। मैंने आपको बताया कि यह गला को भी प्रभावित करता है, तो दूसरे संक्रमण के रूप में इससे जो है गोनेरिया से जो है गला को प्रभावित होगा, तो फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स का प्रॉब्लम, और टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद देखिए गोनोकोमल सेप्टिसेमिया है, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया हो सकता है। उसके बाद है पॉलीअर्थरेजिया हो सकता है। पॉलीअर्थरेजिया का मतलब है कि शरीर के विभिन्न जोड़ों में जो है दर्द होने लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझता, बांझपन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता पाया जाता है। किसी में अगर ग्लूकोमा रोग गोनेरिया रोग होने के बाद ये सब इसका जटिलता है। अब देखिए आपके सामने दे देगा बीमारी का नाम और कहेगा कि इसका जटिलता के बारे में बताइए। ठीक है ना। तो ये जो है जटिलता याद रखिएगा। द्वितीय संक्रमण के रूप में फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, पॉलीअर्थरेजिया और इनफर्टिलिटी। समझ गए। इतना इसका जटिलता याद रखिएगा।
कुछ और जटिलता है ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन, मतलब जो संधि है, जो ज्वाइंट है हड्डी का, उसमें डिस्ट्रक्शन भी खराब हो सकता है। और गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब आंखों का प्रॉब्लम गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवा में प्रॉब्लम कंजक्टिवाइटिस, समझ गए। चलिए ये समझ गए। तो ये सारा जटिलता है गोनेरिया रोग का। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका उपचार क्या होता है, देख लीजिए। उपचार में जैसे किसी को अगर संक्रमण है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, समझ गए ना। और गोनेरिया रोग में ज़्यादातर जो है एंटीबायोटिक ही इंजेक्शन के माध्यम से ज़्यादा काम करता है, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफेक्जिन। ये सब जो है आपका क्या चीज़ है, एंटीबायोटिक है। और गोनेरिया रोग में ज़्यादातर एंटीबायोटिक ही काम में आता है, ठीक है ना। जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफेक्जिन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम के उपचार के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या फिर एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये है बच्चा के लिए। अगर कोई बच्चा में गोनेरिया रोग मतलब गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हुआ है निसेरियाई गोनेरियाई के कारण, तो उससे जो है 1% सिल्वर नाइट्रेट या फिर एरिथ्रोमाइसिन का आई ड्रॉप दिया जाता है। क्योंकि जो बच्चा होता है तो उसमें गोनेरिया होता है तो उसको आँख का ही प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट है बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं। दर्द के लिए एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, जो कि ये सब लक्षण इसमें दिखाई देता है, समझ गए। तो लक्षण का भी इलाज करते हैं। अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे देख लीजिए, ठीक है। गोनेरिया रोग का रोकथाम कैसे होगा, तो जो कम्युनिटी है, समुदाय में गोनेरिया लक्षणों का प्रचार प्रसार करना एवं रोगियों को अस्पताल में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर किसी को लक्षण दिखे तो उसमें प्रोत्साहित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे समुदाय में कि अस्पताल में आकर इसे जरूर दिखवाएं, ठीक है। समुदाय में गोनेरिया के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। समुदाय में गोनेरिया के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए ताकि लोग जो है इसे डरे नहीं, उपचार करवाएं, ठीक है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध निरोध या फिर जो है कंडोम बगैर पहचान पूछे भी वितरित किए जाने चाहिए। जो भी स्वास्थ्य केंद्र है सभी जगह जो है निरोध कंडोम जो होता है वो होना चाहिए और बगैर किसी से कुछ पूछे जो है ये बेहिचक जो है वितरित करना चाहिए, ठीक है। संक्रमित रोगियों को देखभाल करने से पूर्व एवं पश्चात अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर आप एक नर्स है और आप ये समझ रहे हैं कि इससे में गोनेरिया का लक्षण है तो फिर जो है आपको क्या करना चाहिए, उसको देखने से पहले और देखने के बाद अपना सुरक्षा जरूर करें, वरना आप में फैल सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रोगी एवं उसके संबंधियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब जो भी रोगी हो उसको खुद को या उसको जो भी रिलेटेड है उसको जो है कहें कि आप स्वच्छता बना कर रखें, ठीक है। क्योंकि जो संक्रमित रोग होता है वह गंदगी से भी फैल जाता है। रोगी को STDs के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जो बारे में अच्छे से जो है स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य कर्ण का पर्दा क्या होता है, इसके प्रकार, लक्षण, जटिलता, निदान, ओटाइटिस मीडिया के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का चिन्ह, लक्षण लिखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के उपचार लिखिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले जानिए ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। मीडिया मतलब मीडियम ओटाइटिस, समझ गए ना। मध्य कर्ण का संक्रमण एवं पर्दा होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। पर्दा समझ रहे ना कि वहाँ पे लाल धब्बा, चकाता, खुजली होना, सूजन होना, ये पर्दा हो गया। और संक्रमण जो आपको संक्रमण हो सकता है किसी भी कारण से, ठीक है। तो मध्य कर्ण का संक्रमण एवं पर्दा होना ही जो है ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, समझ गए। चलिए मिडिल ईयर का यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में भी है। ओटाइटिस मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर। मीन्स जो ओटाइटिस मीडिया है इसे कैरेक्टराइज किया गया है संक्रमण और इन्फ्लामेशन मिडिल ईयर का, समझ गए, मध्य कर्ण का। ओके चलिए प्रकार क्या होता है देख लीजिए। प्रकार में 2 प्रकार होता है। एक होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो कि आपको ऊपर पूछा भी गया है, और एक होता है क्रोनिक जो जीर्ण होता है लंबे समय वाला, ठीक है। देख लीजिए एक्यूट वाला, इसमें मध्य कर्ण में अचानक से संक्रमण हो जाता है तथा 6 सप्ताह के भीतर स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। यह एक कान अथवा दोनों कान में एक साथ हो सकता है। देखिए एक्यूट वाला होता है तो आप लोग जानते हैं कि यह तीव्र गति से अचानक किसी में अटैक करता है और फिर स्वयं जो है धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, थोड़ा मोड़ा इलाज करने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यही है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसमें मध्य कर्ण में जो है अचानक से कोई संक्रमण हो जाता है जो 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वतः ही ठीक हो जाता है। स्वतः ही के मतलब कहा जाए तो दवाई ववाई लेने पर हल्का फुल्का ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अटैक जो है अचानक से करता है, ठीक है। यह एक कान अथवा दोनों कान में हो सकता है और यही आपका तीव्र मध्यकर्ण एक्यूट जो है आपका होता है ओटाइटिस मीडिया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्रोनिक भी देख लीजिए। क्रोनिक क्या होता है,
समझ गए, जीर्ण, जिसको लंबे समय से होने वाला रोग भी बोलते हैं। इसमें मध्य कर्ण में बार बार संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण मध्य कर्ण के अलावा कान की मैस्टॉइड अस्थि एवं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, जीर्ण मध्य कर्ण शोथ का मतलब होता है कि किसी को मध्य कर्ण में अगर लंबे समय से बार बार संक्रमण होते आ रहा है तो यह फिर जो है क्रोनिक हो जाता है, और यह व्यक्ति के मध्य कान के अलावा जो है जो कान के बगल का जो मैस्टॉइड जो अस्थि है, मैस्टॉइड जो बोन है, इस मैस्टॉइड बोन में भी हो सकता है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी, टिम्पेनिक झिल्ली में भी ये हो सकता है क्रोनिक वाला। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई संक्रमण बार बार होगा, लंबे समय से रहेगा, तो आपको और सारे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये जो है मध्य कान के संक्रमण में जिसको क्रोनिक होता है, तो क्रोनिक खतरनाक होता है, समझ गए। और क्रोनिक जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिक ठीक नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फिर इलाज करवाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यही क्रोनिक होता है जो बार बार होता है, और यह मध्य कान के साथ साथ यह मैस्टॉइड अस्थि को और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है, समझ गए। तो ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया। कारण जान लीजिए कि भाई ये कारण क्यों, क्या कारण होता है ओटाइटिस मीडिया होने का। देखिए, लंबे समय से साइनोसाइटिस, मतलब साइनोसाइटिस का मतलब है कि अगर नाक में जो साइनस है, उस साइनस में है किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो जाता है लंबे समय से, तो आपका जो है एक्यूट जो है ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी भी प्रकार के गांठें होना, ट्यूमर होना, अगर आपके कान के हिस्से में, समझ गए ना, या फिर आपके कान के आसपास में किसी भी प्रकार के ट्यूमर होता है, तो इसका कारण बनता है ओटाइटिस मीडिया। वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन होने से भी जो है आपके यह मध्य कान को संक्रमित करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, समझ गए ना। उसके बाद फेरेंजाइटिस, समझ गए, तो राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, समझ गए ना। तो ये सब जो है अपर ट्रैक्ट होता है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। ठीक है ना, तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि नाक, कान, गला, ये सब जो होता है ना, ये सब का जो है आसपास का ही क्षेत्र होता है, एक दूसरे के प्रभावित करता है। अगर नाक प्रभावित होगा, अगर वह नाक धीरे धीरे रहेगा तो वह कान को भी प्रभावित करेगा। कान में प्रॉब्लम है लंबे समय से, तो वह कहीं ना कहीं जो है नाक के कारण भी हुआ होगा। तो तमाम एक दूसरे के आपस में प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में साइनोसाइटिस, राइनाइटिस और फेरेंजाइटिस ये सब है। साथ ही लंबे समय से साइनोसाइटिस होना, किसी प्रकार के गांठे, ट्यूमर्स होना, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना, एक कारण है। उसके बाद अगर राइल्स ट्यूब डालते हैं तो राइल्स ट्यूब गलत जगह पर डल जाएगा, इसके कारण हो सकता है लसिका गांठों का सूजन, एडेनोइड एडिमा, जो कि जानते हैं कि लसिका जो है आपका कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स आपके गले के आसपास में भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो राइल्स ट्यूब या फिर लसिका गांठों के सूजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब कारण हो गया। लक्षण क्या होता है देख लीजिए, अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण होता है तो उसमें जो लक्षण होता है क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला लक्षण होता है कान में तेज दर्द होना, सीवियर पेन इन ईयर। ठीक है ना, कान में जो है तेज दर्द होगा। ठीक है, कान से बदबूदार जो है शराब निकलेगा। मध्य कान में संक्रमण है तो कान तो बहेगा ही बहेगा, डिस्चार्ज होगा ही होगा, दर्द होगा ही होगा, बुखार लगेगा ही लगेगा। जब दर्द है तो हेडेक भी होगा, चूँकि कान और हेडेक और नाक ये सब एक दूसरे से अटैच है। सिर दर्द भी होगा, सुनने की क्षमता कम होगा, हियरिंग लॉस होगा, भूख नहीं लगेगा, मुंह से भी बदबू आएगा, जी घबराना, उल्टी होगा, कान भरा हुआ अनुभव होना। ठीक है ना, और उसके बाद देख लीजिए चबाने में दर्द होगा। ये सब जो है आपके हो सकता है, समझ गए ना, ओटाइटिस मीडिया के लक्षणों में, कि कान में तेज दर्द, कान से बदबूदार सिक्रेशन, बुखार होना, सिर दर्द होना, सुनने की क्षमता कम होना, भूख न लगना, मुंह से बदबू आना, जी घबराना, उल्टी होना, कान भरा हुआ अनुभव होना, फुलनेस इन ईयर, चबाने में दर्द होना, ये सब जो है आपका हो सकता है। ठीक है, निदान इसका देख लीजिए, निदान डायग्नोसिस इसका क्या क्या हो सकता है। कान में प्रॉब्लम है, फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति के जांच, तो ये सब तो नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो होता है ऑडियोमेट्री होता है, समझ गए ना, ऑडियोमेट्री, ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन, ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर, मस्टॉइड एक्सरे, सिटी स्कैन। ठीक है, तो ये सब जो है आपके निदान होता है पेशेंट का, समझ गए, जिसको ओटाइटिस मीडिया हुआ। देख लीजिए लक्षण में एक बार और बताते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति का जांच। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री कैसे याद रखेंगे कि कान सुनने का काम करता है, और ऑडियो को हम लोग सुन ही ना सकते हैं, ऑडियो को तो देख नहीं सकते हैं, तो उसमें मेट्री लगा दीजिएगा तो ऑडियोमेट्री हो जाएगा। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, फिर ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर है, यानी ओटो से दो है, एक है ओटोस्कोपी और एक है आपका ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है मस्टॉइड एक्सरे, जो मस्टॉइड बोन है उसका एक्सरे किया था कि कहीं ये भी नहीं तो प्रभावित है। साथ ही सिटी स्कैन किया जाता है, समझ गए। तो ये आपका जो है 3 तरीका का आपका ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये से यहाँ तक है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये हो गया।
अब इसका जटिलता देखिए, अगर किसी में ये प्रॉब्लम ओटाइटिस मीडिया का होता है और उसको लंबे समय तक चलता है तो जो है उसको और क्या क्या हो सकता है ओटाइटिस मीडिया के साथ में। तो देखिए अवशेष फॉर्मेशन समझ गए ना, मतलब जो सिक्रेशन हो रहा है वहाँ पे पस्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। सिग्मोइड साइनस, समझ गए ना, साइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, ठीक है ना, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में अभी हम लोग देखे हैं गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, यहाँ भी सेप्टिसेमिया है, ठीक है। उसके बाद है जगलर वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है ना, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस, समझ गए ना। उसके बाद मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, समझ गए। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए लेबरेंथिस भी हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, और लास्ट में डिफनेस मतलब बहरापन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है लक्षण होता है। लक्षण में पस का निर्माण होने लगेगा, समझ गए। मध्यकान में सिग्मोइड साइनस होगा, सेप्टिसेमिया होने लगेगा, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, लेबरेंथाइटिस हो जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है दोनों तरीक़ा से, और डिफनेस मतलब बहरापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, इसका जटिलता, क्योंकि सभी बीमारी का अलग अलग जटिलता भी 2-4 पूछता रहता है, तो याद रखिएगा अच्छे से। इसका उपचार क्या होता है देख लीजिए। पहला है चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में दवाई वाई के द्वारा ठीक किया जाता है लक्षणों का, समझ गए ना। तो रोग को एनाल्जेसिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, समझ गए ना, एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, ओके। ये दर्द के लिए एनाल्जेसिक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप देंगे, इंस्टिलेशन करेंगे, निरोपण करेंगे, समझ गए, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन और एरिथ्रोमाइसिन, दोनों ड्रॉप है एंटीबायोटिक, समझ गए। रोगी को नेजल स्प्रे या ओरल डिकॉन्जेस्टेंट भी दिए जाते हैं, समझ गए। नेजल स्प्रे क्यों दिया जाता है, नाक में साइनस के प्रॉब्लम को रोकने के लिए, साइनोसाइटिस को रोकने के लिए नेजल स्प्रे, या फिर ओरल डिकॉन्जेस्टेंट दिया जाता है, समझ गए ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कैंडिडा के इन्फेक्शन के लिए होने पर निस्टेटिन एवं 2% सैलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है। अगर किसी प्रकार के कैंडिडा इन्फेक्शन है तो इसके लिए निस्टेटिन 2% निस्टेटिन और 2% सैलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका कैंडिडा जो है इन्फेक्शन हो गया, इस चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सर्जिकल प्रबंध में क्या होता है। तो देखिए रोगी के आवश्यकता के अनुसार से इसका जो है सर्जरी किया जाता है, ठीक है। चलिए रोगी की गंभीर स्थितियों को आवश्यकता अनुसार निम्न शल्य चिकित्सा किया जाता है। कौन कौन सा सर्जरी प्रबंध में है देख लीजिए। पहला है मैरिंगटोमी है, समझ गए ना, पहला क्या है मैरिंगटोमी है, समझ गए, मैरिंगटोमी, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है टिम्पनोप्लास्टी है, क्या है टिम्पेनोप्लास्टी है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए टिम्पोनिक प्लास्टी किया जाता है। मस्टॉइड अस्थि के लिए मस्टॉइडेक्टोमी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है एडिनोडॉइडेक्टोमी किया जाता है, एडिनोडॉइडेक्टोमी किया जाता है, एडिनोइडेक्टोमी किया जाता है, एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा, समझ गए ना, कोलोस्टेटोमा जो है किया जाता है। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, इतना जो है याद रखना है। क्या याद रखना है, मैरिंगटोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मस्टॉइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी और एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा, समझ गए, इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, मैरिंगटोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मस्टॉइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी और एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा। तो ये आपका हो गया सर्जिकल प्रबंध, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग प्रबंध में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सर्जरी बहुत सारा है आवश्यकता अनुसार। तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद क्या क्या जो है नर्स कर सकती है, क्या क्या नर्स जो है जगह के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, समझ गए ना, कैसा सर्जरी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग देखभाल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नर्सिंग देखभाल नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। टॉपिक क्या है अपना, टॉपिक है अपना हाइपरटेंशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग HDN कहते हैं, और हिंदी में कहा जाए तो इसे उच्च रक्तचाप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ओके। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन के कंप्लीट जो है इसका डिस्कशन देखेंगे, लेक्चर देखेंगे और जानेंगे कि भाई उच्च रक्तचाप होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो, ठीक है। अब चूंकि हाइपरटेंशन एक लंबे अवधि की बीमारी होती है तो इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सामंजस्य करने के लिए। सारा कुछ हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट कहीं भी से देख रहे हैं तो आपके लिए भी यह सिलेबस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं दूसरे स्टेट के लिए पढ़ाता हूं। यानी एक नर्सिंग का जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया में सेम है, तो आप किसी भी स्टेट से इसे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चलिए करते हैं शुरू।
वैसे यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, यह 2023 से 24 सेशन के लिए मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आगे है, देख लीजिए, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहा जाए तो उच्च रक्तचाप। अब एक व्यक्ति का उच्च, सबसे पहले समझिए, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना ही उच्च रक्तचाप कहलाता है। हम कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? तो जब किसी व्यक्ति का, देखिए, ब्लड प्रेशर में दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक जो होता है यह ऊपर वाला प्रेशर को दर्शाता है, डायसिस्टोलिक नीचे वाला प्रेशर को दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का सामान्य हो, स्वास्थ्य उसका नॉर्मल हो, तो उसका बॉडी का जो हाइपरटेंशन होगा, जो रक्तचाप होगा, वह 120/80 mm ऑफ Hg होगा। ये यूनिट जरूर याद रखिएगा, नॉर्मल में इतना होता है। और जब किसी कारण से, किसी भी कारण से, या फिर ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, तो उनमें होने का चांसेस जो है उच्च रक्तचाप का ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में सामान्य रक्तचाप से जो है रक्तचाप बढ़ जाता है, उसे हम लोग रक्तचाप कहते हैं। अर्थात सिस्टोलिक 140 mmHg, यानी ऊपर वाला 140 mmHg या इससे अधिक हो, या डायसिस्टोलिक नीचे वाला 90 mmHg या इससे अधिक हो, तब यह स्थिति उच्च रक्तचाप को प्रमाणित करती है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 इतना जो है होता है, लेकिन किसी कारण से अगर रक्तचाप में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब ये जो उच्च रक्तचाप होते हैं मेजर किए जाते हैं दो तरह से। इस एक को हम सिस्टोलिक कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है, और जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग डायसिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। और इससे अब ऊपर वाला 140 mmHg या इससे अधिक हो जाए और नीचे वाला 90 mmHg या इससे अधिक हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन के कैटेगरी में रखते हैं। अब आप कहिएगा कि 120 से 80 है और यहाँ पे 140/90 होगा, बाकी इसके बीच का वर्ड का अगर आ जाएगा तो क्या होगा? तो अगर इसके बीच में आ रहा है, जैसे 130/85 आ गया, ठीक है, किसी का हम नापे तो 130/85 आ गया, तो आप तो सोचिएगा 140/90 या इससे ऊपर है, तभी हम हाइपरटेंशन समझेंगे। तो देखिए, ये जो हाइपरटेंशन होता है, उच्च रक्तचाप, यह एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह एज पर डिपेंड करता है, यह जो है बॉडी के एक्टिविटी पर जो है डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारे स्थितियों में यह जो है अलग अलग जो है आपके ब्लड प्रेशर घटते और बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है, ठीक है, और एडल्ट व्यक्ति का अगर मान गए ब्लड हमेशा 140/90 या इसके आसपास रह रहा है, मतलब उसे डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसका ब्लड प्रेशर अगर 150 भी और 90 है या 95 है, तो उसका खास चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एज के साथ जो है फैक्टर डालता है, ठीक है। लेकिन अगर 150/90 किसी एडल्ट में अगर पाया जा रहा है हमेशा, तो फिर यह जो है दिक्कत की समस्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे बीपी बढ़ने का बहुत सारे कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहला तो कारण यही होता है कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री कहा जाए मतलब पारिवारिक इतिहास, ठीक है, वंशानुक्रम जिसे हम लोग कहते हैं, वंश में एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होते चला आ रहा है वंश में, तो ये जो है वंशानुक्रम हो सकता है कि आपके फादर, आपके दादाजी किसी या मदर किसी को हाइपरटेंशन रहा हो, तो आगे चल के उम्मीद बनता है कि उनके बच्चे में किसी में भी ये चीज़ें हो सकता है, तो वंशानुक्रम ये चीज़ें हो सकता है। मोटापा, बहुत बीपी का सबसे बड़ा आजकल खतरा जो बन रहा है वो मोटापा बन रहा है, ठीक है, मोटापा। और मोटापा कहाँ से आता है? ज़्यादा तैलीय भोजन करने से, ठीक है, शरीर को जो है डीएक्टिव रखने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, ठीक है, तो मोटापा बढ़ता है। मेंटल डिस्ट्रेस, मानसिक दबाव बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, मानसिक तनाव में रहने से भी जो है बीपी बढ़ता है। एल्कोहल इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा शराब के सेवन करने से भी बीपी जो है बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। टबैको च्यूइंग मतलब तंबाकू का सेवन, अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी बीपी जो है बढ़े हुए हो सकते हैं, ओके। धूम्रपान करना, स्मोकिंग। स्मोकिंग कहने का मतलब होता है कि धूम्रपान जो है वह आपके बढ़ा सकता है बीपी। मतलब जितने भी स्वास्थ्य बुरी आदतें हैं जो जीवन में नहीं करना चाहिए, जैसे एल्कोहल का सेवन, तंबाकू का च्यूइंग, स्मोकिंग करना, ठीक है, मानसिक दबाव, मोटापा, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है, ये सब गलत आदतें हैं और यही सब जो है आपके बीपी, मोटापा को बढ़ाता है, ओके। अत्यधिक नमक का सेवन, अगर कोई बहुत ज़्यादा नमक का सेवन भी करता है तो उससे भी जो है बीपी लेवल बढ़ता है, ठीक है। अत्यधिक आराम करना, बहुत ज़्यादा आराम करना भी सेहत के लिए हानि होता है। मधुमेह और हाई लिपिड, आपके देखिएगा बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको ऑटोमेटिक बीपी आ जाता है, तो ये जो मधुमेह वाले पेशेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम पेशेंट के पास जो है आपको बीपी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मधुमेह वाला रोगी में, साथ में जो हाई लिपिड जिनके वसा बहुत ज़्यादा है, उनमें भी जो है आपके हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है।
तो हाइपरटेंशन यह एक उच्च रक्तचाप बीपी जो होता है नॉर्मल है। यह जितने भी आपके गलत आदतें हैं, गलत क्रियाकलाप हैं, उससे जो है आपके बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ते हैं और वह आपके ब्लड के दबाव को जो है बढ़ाता है, ब्लड के चाप को बढ़ा देता है। ठीक है, चाहे स्मोक कीजिए, शराब लीजिए, या डिप्रेशन तनाव में रहिए, ठीक है, या फिर डायबिटीज़ है किसी को, या फिर किसी को लिपिड बढ़ा हुआ है, मोटापा है, ठीक है ना, तंबाकू चिबाता हो, तो ये सब जो है आपके बीपी को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब आता है महत्वपूर्ण बातें, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिल जाता है। देखिए, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप वाले जो मरीज होते हैं उनके लक्षण पहचानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि जिनका बीपी बढ़ता है या अचानक से बीपी जब बढ़ने लगता है तो देखिएगा उनका हाथ कांपने लगता है, हाथ काम नहीं करेगा, ट्रीमर होने लगेगा, पसीना स्वेटिंग, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, श्वसन सांस लेने में दिक्कत आने लगता है मरीज को, ठीक है, दम घुटने लगता है, दूरदृष्टि दोष यानी विजुअल डिस्टर्बेंस, यानी जिनका हाइपरटेंशन बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तो उनका जो दूरदृष्टि दोष है इसमें भी समस्या आने लगता है, सूजन होने लगता है, ठीक है, चक्कर आने लगता है पेशेंट में, मति भ्रम यानी डिजीनेस होने लगता है। तो यूँ कहा जाए तो ये सारे जो है लक्षण दिखते हैं बीपी वाले मरीज में। बीपी वाले मरीज को आप लोग लक्षण इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे पसीना आना, ठीक है, थकान आना, कंपन होना, चक्कर आना, सूजन आना, मति भ्रम होना, ठीक है, श्वसन लेने में कष्ट होना, दृष्टि दोष होना, ये सब जो है इसके मुख्य जो है लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लक्षण आप लोग महत्वपूर्ण है, लक्षण को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण बातें, हाइपरटेंशन का प्रबंध कैसे करेंगे। देखिए, हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर कुछ ऐसा समस्या हो, ऐसा रोग हो जहाँ पे सर्जरी भी जरूरी है, सर्जरी भी हो सकता है, दवाई भी चल सकता है, और नर्सिंग प्रबंध। देखिए, अगर आपको किसी भी बीमारी का प्रबंध पूछेगा तो आप प्रबंध तीन जो है प्रबंध लिख सकते हैं। पहला प्रबंध मेडिकल उपचार यानी चिकित्सीय उपचार, दूसरा प्रबंध सर्जिकल उपचार, एंड तीसरा प्रबंध आपका जो होता है वो होता है नर्सिंग प्रबंध। तो दो ऐसे प्रबंध है, दवाई और नर्सिंग प्रबंध, ये दो ऐसे प्रबंध है जो हर एक बीमारी में आपको लिख सकते हैं और लिखना पड़ता है। ओके, लेकिन तीसरा जो सर्जिकल प्रबंध है, यह सर्जिकल प्रबंध सभी बीमारी में संभव नहीं है। अब बुखार वाले मरीज में हम सर्जरी थोड़ी ना करेंगे, अब बुखार वाले मरीज में सर्जरी नहीं होगा तो सर्जिकल प्रबंध नहीं करेंगे, उसका कहाँ से करेंगे। तो सर्जिकल प्रबंध वहीं पे करते हैं जहाँ पे सर्जरी हुआ हो मरीज को या सर्जरी होने वाला हो, तो वहीं पर हम सर्जिकल प्रबंध लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें हैं, सर्जरी वहाँ पे नहीं संभव है, तो उस केस में पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट लिख देते हैं, मेडिकल प्रबंध, जिसमें दवाई वगैरह जो भी देना हो सिम्टम्स के आधार पर दवाई देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम उसका नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे। तो ये दो प्रबंध सभी बीमारी में, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, सब में लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि सर्जरिकल प्रबंध वहीं पे होगा जहाँ पे सर्जिकल केस होगा। ओके, चलिए। अब हाइपरटेंशन के प्रबंध ठीक उसी प्रकार से उपचार, पहला होता है उपचार। अब उपचार में आपको ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें जो है आपको शामिल करना पड़ता है। डॉक्टर के पास अगर कोई हाइपरटेंशन वाला उच्च रक्तचाप वाला मरीज आता है तो उसके उपचार में कुछ चीज़ें शामिल करता है, जैसे धूम्रपान को बंद करना। डॉक्टर पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, तो हाँ, तो सबसे पहले स्मोकिंग को बंद कीजिए। ठीक है, ये डॉक्टर बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं शराब पीना बंद कीजिए, अगर एल्कोहल लेते हैं तो इसको स्टॉप कीजिए। अपना वजन कम कीजिए। वजन कैसे कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, भोजन में जो है अच्छे अच्छे चीज़ लीजिए, हरा फल सब्जी साग लीजिए, फैटी भोजन मत लीजिए, वजन कम कीजिए, कम नमक खाइए, लेस यूज फैट फूड जो है, जो जिससे फैट बनता हो वैसे भोजन कम करें, नियमित व्यायाम करें और आराम मुद्रा तकनीक अपनाते रहें। ठीक है, तो ये डॉक्टर शामिल करते हैं, ये सब जो पॉइंट देखे ना, ये सब डॉक्टर बताते हैं कि कम नमक खाइएगा, पानी शराब बंद कर दीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, कम नमक खाइएगा, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे जो है मेंटेन होता है, बीपी मेंटेन होके रहता है। दवाई तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दवाई लेना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल आप इसे मेंटेन रख सकते हैं लाइफ स्टाइल बदल कर, जैसे खाना में क्या खाना है, कितना लेना है, इस सब चीज़ों पर ध्यान देकर आप जो है, देखिए दो ऐसे बीमारी है, डायबिटीज़ और ये बीपी, दोनों एक दूसरे से पूरक है। ठीक है ना, पूरक है दोनों के लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप मेंटेन करके रख सकते हैं तो ठीक रहेगा। जहाँ आपका खाना, जहाँ लाइफ स्टाइल बदला, गड़बड़ हुआ, आपके ऊपर ये हावी हो जाता है। ठीक है, तो फिर दवाई लेना पड़ता है। तो ये उपचार में इस चीज़ों को शामिल करते हैं। उसके बाद हम लोग शामिल करते हैं उपचार में औषधि, ड्रग थेरेपी। अब ड्रग थेरेपी में कुछ दवाई दिया जाता है जो आपके ब्लड के प्रेशर को कम करता है, जो आपके रक्त वाहिकियों को फैलाता है और रक्त को आसानी से जो है मूव करने देता है। तो ड्रग थेरेपी में जो बहुत ज़्यादा जो है आपके अगर बढ़ जाते हैं, किसी को अगर ये बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में डायूरेटिक दिया जाता है। डायूरेटिक मूत्रल दवाई होता है जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे होता है कि शरीर में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा लगता है, बढ़ रहा होता है, तो उस प्रेशर को कम करता है डायूरेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे डायूरेटिक जो होता है फुरसामाइड,
या फिर थियाजाइड या पोटेशियम युक्त जो मूत्रल होता है, ये दवाई सब देकर जो है हम क्या करते हैं, मरीज को शरीर से बीपी को कम करते हैं, शरीर से तरल निकाल कर। ठीक है, तो पहला डायूरेटिक दवाई हुआ। दूसरा जो दवाई होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर शरीर में कुछ हिस्सों में जो तनाव उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन होता है एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, इसके स्राव को रोकता है। जैसे हमारे बीटा ब्लॉकर्स का काम है कि जो तनाव वाला हार्मोन है एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, इसके स्राव को रोकता है। अब जब रोकता है तो जो तनाव बन रहा है उसको कम करेगा, तो यह जो है आपको बीपी में भी कम करता है। जैसे एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, लेवेटालोल, ठीक है, ये सब बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ होती है। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहने का मतलब है कि यह दवा कोशिकाओं में जो कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन होता है उसके विरुद्ध काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो धमनियाँ होती है, एक प्रकार के जो रक्त वाहिनी है वह फैलता है, और जब रक्त वाहिनी फैलेगा तो ब्लड आसानी से मूव करेगा, प्रेशर कमेगा। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है कैल्शियम के जो ऑब्जर्प्शन होता है उसको कम करता है, और जो रक्त वाहिनी होता है उसको फैलाता है, जिससे ब्लड आसानी से पास करता है। तो ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में निफेडिफिन यह एक दवा है जो आपको काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दवा होता है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर कहने का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह एक प्रकार का एंजाइम होता है एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, देखिए हृदय की दवाएं हैं जो आपकी रक्त वाहिनियों को चौड़ा करके फैलाता है, और इससे आपके हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले जो रक्त की मात्रा है बढ़ जाता है और रक्तचाप जो है कम हो जाता है। तो यह एक एंजाइम होता है जो आपके हृदय की जो दवाएं हैं यह रक्त वाहिनियों को चौड़ा करता है, जिससे आसानी से ब्लड जो है पंप होता है और आसानी से ब्लड आगे की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे कैट्रोपिल और एनालप्रिल। तो जितना भी प्रिल वाला जो होगा यह हार्ट से संबंधित दवाई होता है जो रक्त वाहिनियों को फैलाता है और आगे की तरफ ब्लड आसानी से जाता है। कुल मिला के यह जो है उपचार है चिकित्सीय औषधि वाला उपचार है, जिसमें डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये दवाई सब। और ये दवाई देने के बाद मरीज को तो सारा चीज़ मैंने बता ही दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये हो गया चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध, चूंकि इसमें सर्जरी संभव है नहीं, ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट चिकित्सीय के बाद नर्सिंग प्रबंध में आते हैं। ठीक है, अब नर्सिंग प्रबंध मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नर्सिंग प्रबंध किसी भी बीमारी का दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो सीधा लाइन बाय लाइन लिखते चले जाइए, 10-15 जितना लाइन हो सके लिख दीजिए, ठीक है, लक्षण के आधार पर। एक होता है कि चार महत्वपूर्ण जो है लक्षण में से और कारण में से 1-2 यानी कुल मिला के 5-6 पॉइंट कारण और लक्षण में से उठाइए, जिसको आप अच्छे से प्रबंध मैनेज कर सकते हैं उस पॉइंट को, उसको उठाइए। ठीक है, और उसको लक्षण उठाकर और जो है उसी के आधार पर 4-5 पॉइंट को आप जो है प्रबंध मैनेजमेंट कर दीजिए, तो वह एक बेस्ट तरीका होता है नर्सिंग मैनेजमेंट का। ओके, अब यहाँ पे मैं जो दिया हूँ लाइन बाय लाइन दिया हूँ, यह उतना बेस्ट तरीका नहीं है, फिर भी खाना पूर्ति करने के लिए सही है। आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं, कटता नहीं है नंबर। ठीक है, बाकी अगर बेस्ट स्टूडेंट कहना है तो 1 पॉइंट लिखिए, फिर इसके अंदर 3-4 पॉइंट कैसे मैनेज करेंगे लिख दीजिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर इसके अंदर 3-4 पॉइंट लिखिए कैसे मैनेज करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए। और ये पॉइंट सब कहाँ से आएगा, लक्षण और कारण से ही ये सब पॉइंट आता है। लक्षण को ही हम प्रबंध करेंगे ना, कैसे दूर करेंगे, यही चीज़ है। बाकी नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए, मरीज के रक्तचाप को नियमित रूप से परीक्षण करना एवं रिकॉर्ड करना। अगर बीपी किसी को बढ़ता हो हमेशा, तो हमेशा दिन में 3 बार 4 बार जो है उसे मेजर करके नोट करना चाहिए। आगे है आराम करने के 5 मिनट बाद ही रक्तचाप लेना चाहिए। जब मरीज आराम करने लगे तो आराम करने के 5 से 7 मिनट के बाद जो है आप क्या करें, उसका बीपी ले। हो सकता है कि चलने से भी, दौड़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, तो कोई चल के आएगा, बहुत ज़्यादा दौड़ के आएगा, आप उसका बीपी ले लेंगे तो नहीं भी बढ़ा रहेगा, उस समय तो बढ़ा ही दिखाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि मरीज के दोनों बाहों से रक्तचाप लेना चाहिए। मरीज को हमेशा दोनों बाहों से रक्तचाप लेना। हो सकता है एक बाह में ले रहे हैं उसमें ज़्यादा दिखाए, दूसरे बाह में नॉर्मल दिखाए, तो आपको दोनों में लेना चाहिए। ठीक है, मरीज को लेटी हुई अवस्था एवं खड़ी मुद्रा में रक्तचाप मापना चाहिए। अब जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप हमेशा लेटी हुई अवस्था में एवं खड़ी मुद्रा में रक्तचाप मापना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि रक्तचाप आपको सामान्य रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। मरीज के संपूर्ण जैविक वाइटल साइन का नियमित परीक्षण करते रहना चाहिए। आगे है मरीज को रक्तचाप मापने के बाद आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मरीज को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। मरीज की समय समय पर स्थिति बदलते रहना चाहिए। मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। मरीज को कम नमक भोजन प्रदान करना चाहिए। पोषण एवं भोजन से संबंधित उचित सलाह देना चाहिए।
तो ये जो आप देखे हैं नर्सिंग प्रबंध, इसमें बताइए लक्षण के आधार पर ही ना इस सारे चीज़ को लिखा गया है कि वाइटल साइन मापेंगे हमेशा जो है पहले 2 मिनट पेशेंट को आराम करने देंगे, फिर बीपी लेंगे, ठीक है, रक्तचाप दोनों बाह से लेंगे, ठीक है ना, 5 जो है हमेशा वाइटल साइन जो है नोट करना चाहिए, ठीक है, मरीज को आरामदायक स्थिति में लिटाएं, ठीक है, नियमित व्यायाम करने के लिए कहें, उसके बाद कम समय स्थिति बदलते रहें हमेशा, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे क्योंकि मरीज घबरा जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जो है कम नमक जो है लेने की सलाह देंगे, अच्छे पोषण अच्छे जो है भोजन लेने की सलाह देंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आता है स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए कुछ ऐसे बीमारी है जिसमें मरीज को बहुत लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है, तो ऐसे बीमारी में जो है आपको स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ता है क्योंकि मरीज को जीवन में उस बीमारी से सामंजस्य बनाना पड़ता है क्योंकि लंबे समय का बीमारी है। तो डायबिटीज़ और बीपी ये सब ऐसा बीमारी है जो लंबे समय तक खींचता है, समझ गए। बहुत ऐसे सिचुएशन में तो पूर्ण अगर एक बार हो गया तो पूर्ण जीवन समाप्ति तक भी रहता है। तो इस कंडीशन में लंबे बीमारी जो हो तो उसमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन देना जरूरी होता है क्योंकि मरीज को इससे जीवन से जो है सामंजस्य बैठा के ही चलना पड़ता है आगे, क्योंकि यह छूटने वाला है नहीं। तो कैसे जीवन में इसको हम लोग सामंजस्य बैठा के चलेंगे, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी होती है। जैसे रोग प्रक्रिया के बारे में शिक्षा प्रदान करें कि यह रोग कैसे जो है आदमी में आता है, दवाइयाँ से संबंधित शिक्षा दे कि कब लेना है क्योंकि यह बीपी शुगर वाला दवाई हमेशा लेना होता है, पोषण एवं भोजन से संबंधित उचित सलाह दे कि भोजन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, अचार आलू आदि न लेने की सलाह दे क्योंकि ये दवाइयाँ प्रेशर को इंक्रीज करेगा, अत्यधिक वसायुक्त भोजन और अत्यधिक नमक वाला भी भोजन लेने को सलाह नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि यह सब बीपी बढ़ाएगा। मरीज के घर वालों को घर पर ही रक्तचाप देखभाल के बारे में शिक्षा देना चाहिए। और कोई मरीज पेशेंट है बीपी वाला, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आता है, तो आप अटेंडर को जो है सलाह देंगे कि घर पर ही वो जांचें हमेशा। धूम्रपान एवं मदिरापान होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है, कि क्या इसका दुष्प्रभाव है। व्यायाम एवं आराम के महत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करें कि आप व्यायाम और आराम से अपने आप को कैसे हेल्दी कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कुछ स्वास्थ्य शिक्षा लिख दिया हूँ, आप इसमें और भी सारी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको MSN 2 का आज समझ में आया, आप जानते होंगे। कमेंट करें। धन्यवाद।